जय हिंद जय भारत। आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल मणिकांत सर पार्ट फर्स्ट, प्राचीन भारत पार्ट फर्स्ट, अध्याय 7 और उसका पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। आज हम चैप्टर का नाम है मौर्य काल। मौर्य काल अध्ययन के स्रोत देखते सबसे पहले हम मौर्य काल के अध्ययन के 3 प्रमुख स्रोत हैं। फर्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मौर्य काल के अध्ययन का प्रमुख स्रोत माना जाता रहा है। हालांकि यह किसी एक काल की कृति नहीं है। इसका संकलन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री तथा 3री सदी ईस्वी तक हुआ। फिर भी हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण भाग मौर्य काल में संकलित हुआ था, क्योंकि हम अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त शब्दावलियों तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की शब्दावलियों के बीच समानता पाते हैं। भारतीय परंपरा में अर्थ की गणना 4 प्रूपार्थों में एक प्रूपार्थ के रूप में होती है। परंपरागत रूप में अर्थ को हमेशा धर्म के नीचे रखा गया था, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्व इस बात में है कि इसने धर्म और काम की तुलना में अर्थ को अधिक महत्व दिया, क्योंकि उसके विचार में अर्थ ही बाकी अन्य प्रूपार्थों का साधन है। इसलिए अर्थशास्त्र का बल पृथ्वी को जो अर्थ का अक्षय भंडार है जीतने पर है। अर्थशास्त्र की दृष्टि में वह शासक उतना सफल है जो जितना अधिक भूभाग को जीतता है और उस पर नियंत्रण बनाए रख सकता है। क्योंकि यह अर्थ पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सैन्य बल तथा कूटनीति पर विशेष बल देता है, इसलिए यह अर्थशास्त्र की तुलना में राजनीतिक शास्त्र अधिक हो जाता है। और इसमें 15 अधिकरण है। 5 अधिकरण आंतरिक प्रशासन से संबंध है, 8 अधिकरण विदेशी के संबंधों को निर्देशित करता है तथा 2 अधिकरणों से मिश्रित बातों की सूचना मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थल पर राजा को रखा गया है तथा विस्तार से उसके दायित्वों का विवरण दिया गया है तथा मंत्री परिषद की भी सूचना दी गई है। और फिर केंद्रीय प्रशासन में 18 तीर्थ तथा 27 अध्यक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, न्याय प्रशासन, नगर प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था आदि पर भी अर्थव्यवस्था ने विस्तृत सूचना प्रदान की है। किंतु इस ग्रंथ की एक महत्वपूर्ण सीमा बताई जाती है, प्रामाणिकता का अभाव। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र में जिस राज्य व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है वह एक छोटा सा राज्य है, मौर्य साम्राज्य की तरह कोई विस्तृत साम्राज्य नहीं। अतः प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इसे किस रूप में मौर्य काल की कृति करार दिया जाए। वस्तुतः जहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र की पद्धति वर्णनात्मक नहीं अपितु सूत्रात्मक है। अर्थशास्त्र एक विशिगिशु ब्रैकेट में विजय एवं भौगोलिक विस्तार की ओर उन्मुख राज्य का विवरण देता है। एक ऐसा राज्य है जो राजनीतिक विस्तार तथा सैनिक विजय की ओर शीघ्रता से उन्मुख हो। अतः ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि यह राज्य मौर्य साम्राज्य के निकट होगा, जो समय ही विस्तार की ओर उन्मुख था। आगे की फिर भी मौर्य काल का अधिक विश्वसनीय विवरण प्राप्त करने के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा दी गई सूचनाओं को अन्य स्रोतों से भी परिपुष्ट करने की जरूरत है। सेकंड हमारा पॉइंट है मेगास्थनीज की, जो मेगास्थनीज जी थे उनकी इंडिका। मेगास्थनीज प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सीरियाई शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। उसने 4वीं सदी के अंतिम वर्षों की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था तथा बड़ी जिज्ञासा से एक नए देश, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, पशु पंछी, लोगों से परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया था। मौर्य काल के अध्ययन में मेगास्थनीज की इंडिका को भी आधार बनाया जाता है। मेगास्थनीज ने राजा तथा मौर्य प्रशासन के विभिन्न अंगों पर दृष्टिपात किया है। उसके विचार से राजा अपने दायित्वों को करने के लिए सदा उद्यमशील एवं प्रयत्नशील दिखता है। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के विवरण में विशेष रुचि दिखाई तथा पाटलिपुत्र के प्रशासन में 6 समितियों को उल्लेखित किया। वह नगर प्रशासन के लिए एस्टिनोमोई नामक अधिकारी को उत्तरदायी मानता है।
उसी प्रकार जिलाधिकारी के रूप में वह एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा करता है और उसके विचार में वह सिंचाई के विकास के लिए भी उत्तरदायी था। फिर मेगासतनीज सैन्य प्रशासन के लिए भी 6 समितियों का विवरण देता है। मेगासतनीज भारतीय समाज पर दृष्टिपात करते हुए उसे 7 जातियों में विभाजित करता है। अगर हम मेगासतनीज के द्वारा दिए गए विवरणों का मूल्यांकन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इसके कुछ विवरण अन्य समकालीन स्रोतों से मिलते हैं, किंतु कुछ विवरण बिल्कुल ही अलग पड़ जाते हैं। वस्तुतः अध्ययन स्रोतों के रूप में इंडिका की अपनी सीमाएं भी रही हैं। प्रथम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इंडिका की मूल प्रति लुप्त हो गई है तथा इसके विषय में हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है प्रवर्ती काल के लेखकों के उद्धरण से प्राप्त होती है। प्रवर्ती काल के लेखक हैं डायोडोरस, प्लिनी, स्ट्रैबो और एरियन। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मेगासतनीज का अवलोकन दरबार में आसपास के स्थानों तक ही सीमित रहा, अतः इसके विवरण में अनुभव की कमी है। एक विदेशी लेखक होने के नाते कई स्थलों पर उससे तथ्यों को समझने में भूल भी हुई है। ठीक है, उदाहरण के लिए वह कहता है कि सभी भूमि राजा की होती थी, भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, भारत में चोरी की घटनाएं नहीं होती थी भारत में दास व्यवस्था नहीं थी, भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था आदि। यही वजह है कि अध्ययन स्रोत के रूप में इंडिका का उपयोग करने में तथा इसके द्वारा दिए गए विवरण को अन्य समकालीन स्रोतों से भी परिपुष्ट करने की जरूरत है। अब हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है अभिलेख। स्रोतों के रूप में थर्ड जो पॉइंट है वो अभिलेख है। मौर्य काल के दिन में 3 प्रकार के अभिलेखों का सहारा लिया जाता है। फर्स्ट है अशोक के पूर्व के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के सहगोरा एवं बंगाल के बोगरा जिले में स्थित महास्थान अभिलेख। सेकंड है अशोककालीन अभिलेख। अशोक प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख अपने स्वरूप में इस बात में भिन्न है कि अन्य राज्य के अभिलेखों की घोषणा महज औपचारिक तथा घिसी पिटी लगती है, जबकि अशोक की घोषणाओं में मौलिकता तथा विचारों की गहराई है। अशोक के अभिलेखों को हम विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं यथा इसमें पॉइंट है 14 वैध शिलालेख ब्रट में अशोक के 14 आदेश। अशोक के 14 वैध शिलालेख से तात्पर्य है अशोक के 14 आदेश जो पहले 8 स्थानों से फिर 9 स्थानों से मिलते हैं। ये स्थान है कलसी ब्रट में देहरादून, फिर शहबाजगढ़ी, फिर मनसेहरा, धौली, जोगढ़, गिरनार, सुपारा, एरगुड्डी, सनाती, कर्नाटक। प्रथम अतिरिक्त अभिलेख धौली है और द्वितीय अतिरिक्त अभिलेख जोगढ़ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है प्रथम वैध शिलालेख, इसमें पशु हत्या तथा समारोह पर प्रतिबंध की बात की गई है। सेकंड है द्वितीय वैध शिलालेख, इसमें समाज कल्याण से संबंधित कार्य बताए गए हैं। और थर्ड है तीसरा वैध शिलालेख, इसमें वर्णित है कि लोगों में धर्म की शिक्षा देने के लिए युक्त रज्जुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारी 5 वर्षों में राज्य का दौरा करें। 4 पॉइंट है चौथा शिलालेख देखें तो इसमें धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार व्यक्त हुए हैं और इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5 पॉइंट है कि 5वां शिलालेख है। इस शिलालेख में अशोक के राज्यारोहण के 13वें वर्ष के बाद धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है। हमारा बी पॉइंट है कि लघु शिलालेख है, इसमें अलग अलग आदेश हैं जो अलग अलग क्षेत्र में मिले हैं। उदाहरण के लिए भरभू अभिलेख, रूपनाथ, गुर्जा, मास्की, ब्रह्मगिरी ब्रैकेट में पाड़की गुंडा, उदयगोलम, निठुर आदि। गुर्जा, मास्की, उदयगोलम, निठुर अभिलेख से अशोक का नाम लिखा मिलता है। हमारा सी पॉइंट है 7 स्तंभलेख देखें तो इन्हें स्तंभलेख इसलिए कहा गया है क्योंकि आदेश अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ पर खुदे हुए हैं। इन्हें 7 स्तंभ अभिलेख के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 7 आदेश है। आरंभ में ये 6 स्थानों से मिले थे जो इस प्रकार हैं यथा दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया आरेराज, लोरिया नंदनगढ़, प्रयागब्रड में इलाहाबाद, रामपुरवा तथा एक 7वां अभिलेख दक्षिण की अमरावती से भग्न अवस्था में मिला है। हमारा डी पॉइंट है अन्य स्तंभ अभिलेख देखें तो रुमिनदेई, फिर निगाली सागर, सारनाथ, कुशाम्बी, पाटलिपुत्र आदि स्थानों से मिले हैं तथा इनमें आदेश अलग अलग हैं। हमारा ई पॉइंट है मिश्रित प्रकार के अभिलेख। बिहार के गया की पहाड़ी में अशोक के काल में 3 गुफाएं बनाई गई तथा उनमें अभिलेख खोदे गए। इन अभिलेखों से यह सूचना मिलती है कि ये गुफाएं आजीविकों को दान में दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा इस प्रकार के समकालीन स्रोत के रूप में मौर्य काल के अध्ययन में अशोक के अभिलेखों का विशेष महत्व है। फिर भी अध्ययन स्रोत के रूप में इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रथम कुछ अभिलेख अपने मूल स्थान से हटा दिए गए हैं। इनमें से कुछ के विषय में स्पष्ट सूचना है किंतु कुछ ऐसे भी अभिलेख हो सकते हैं जिनके विषय में हमें सूचना प्राप्त नहीं है। ऐसे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
दूसरे हमें जो है ध्यान रखना चाहिए कि अशोक के अभिलेख राज्य की घोषणा है, अतः इसमें राजकीय दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। यह राजकीय प्रचार का एक माध्यम भी है, इसलिए इसमें किए गए दावों को सावधानी से परीक्षण करने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख कथात्मक जान पड़ते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने विस्तृत साम्राज्य में प्रशासनिक दक्षता एवं केंद्रीकरण को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभिलेख खुदवाए तथा फिर इसमें झंड संभालने के लिए आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, उसने अपने आप को मगधाधिराज एवं प्रजा का पिता घोषित किया। किंतु जब हम अशोक के इन आत्मकथाओं की तुलना परवर्ती काल का शासकों के अभिलेखों यथा सिंहसेन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, देववाड़ा अभिलेख, राजपूतों के अभिलेख, अशोक के अभिलेख आदेशात्मक अधिक प्रतीत होते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है कि अशोक के पश्चात के अभिलेख। तो अशोक के पोता दशरथ ने 11वें नागार्जुनी पहाड़ी में कुछ गुफाओं का निर्माण कराया था तथा उसमें अभिलेख खुदवाए थे और इन अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि ये गुफाएं आजीविकों को दान में दी गई थी। अब मौर्य साम्राज्य देखते हैं हम। मौर्य साम्राज्य के विस्तार को जानने में हमें साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातात्विक सामग्री, इन तीनों से ही पर्याप्त मदद मिलती है। साहित्य में पुराण विशाखादत्त का मुद्रा रक्षक तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख है और इसके अलावा बौद्ध साहित्य ब्रट में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान तथा जैन साहित्य में कल्पसूत्र परिशिष्ट प्रवरण से भी मौर्य साम्राज्य के विस्तार पर प्रकाश पड़ता है। विदेशी विवरण के रूप में मेगस्थनीज, नियाकर्स, आर्नेसिक्रिटिस आदि यात्रियों के विवरण साम्राज्य के विस्तार को जानने में महत्वपूर्ण स्रोत है। इनके अलावा अशोक के अभिलेख, इससे पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से विस्तार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मौर्य साम्राज्यवाद के भारतीय इतिहास में पहला व्यापक प्रयोग था। यह मगध साम्राज्य की चरम अवस्था को दर्शाता है और फिर कई बातों में मौर्य साम्राज्य विशिष्ट हो जाता है। प्रथम, संभवतः यह भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा था तथा इसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र में था। दूसरे, यह आने वाले सभी युगों के लिए साम्राज्य का मॉडल बन गया। तीसरे, ऐसा मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य ने ही उस अखिल भारतीयता की पहचान स्थापित की जो प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के रूप में जानी गई। वस्तुतः मौर्य साम्राज्य का आधार चंद्रगुप्त मौर्य ने तैयार किया। विशाखादत्त की कृति मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके गुरु चाणक्य की गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाया और उसने सिंधु नदी तथा व्यास नदी के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्यों का नियंत्रण सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में हुआ। अशोक के अभिलेखों से भी उस नियंत्रण की पुष्टि होती है यथा खरोष्टी लिपि में अंकित शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा के अभिलेख को लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंधार के समीप शरेकुना तथा जलालाबाद के निकट काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित लमघान से अशोक के अरेमाइक लिपि का लेख मिले हैं। इन अभिलेखों के प्राप्ति स्थानों से यह स्पष्ट होता है कि उनके साम्राज्य में हिंदुकुश एरिया ब्रट में हेरात, फिर आरकोसिया ब्रट में कंधार तथा जेड्रोसिया सम्मिलित थे। इन प्रदेशों को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था, जैसा कि यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से पता चलता है। इन क्षेत्रों पर शासन स्थापित करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक धनानंद की तख्ता को पलटकर पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार नंदों के बड़े साम्राज्य पर मौर्यों का कब्जा हो गया। इस घटना की पुष्टि मुद्रा राक्षस से होती है। अतः अब मौर्यों का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से दक्षिण में गोदावरी नदी और पूर्व में बंगाल तक फैल गया। अभिलेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अशोक के बेराट तथा बब्रू अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि राजस्थान पर मौर्यों का नियंत्रण रहा था। मध्य भारत का क्षेत्र भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। बौद्ध ग्रंथ में भी अशोक को उज्जैन मौली कहा गया है। फिर गुजरात, सांची तथा रूपनाथ आदि अभिलेखों से भी इस क्षेत्र में मौर्य के नियंत्रण की पुष्टि होती है। गुजरात तथा महाराष्ट्र के क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। गुजरात में गिरनार से अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। फिर गिरनार या जूनागढ़ से प्राप्त रुद्रदामन के अभिलेख से
रुद्रदामन के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि यह क्षेत्र मौर्यों के अधीन रहा था। जूनागढ़ अभिलेख काठियावाड़ के गवर्नर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन पुष्यगुप्त तथा अशोक के अधीन यौनराज तुषासप के नाम की चर्चा करता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में सोपारा नामक स्थल से अशोक का 14वां वैध शिलालेख मिला है। यद्यपि बड़ोच से मौर्यों का अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि यह मौर्यों के अधीन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा था। गंगा जमुना के ऊपरी दोआब तथा मध्य दोआब के क्षेत्र मौर्यों के केंद्रीय क्षेत्र रहे थे। अशोक के स्तंभ अभिलेख इन्हीं स्तंभों से मिले हैं, यथा दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ के अभिलेख ऊपरी दोआब पर मौर्यों को नियंत्रण बताते हैं। फिर आगे उत्तरी बिहार से लोरिया अरेराज तथा लोरिया नंदनगढ़ के अभिलेख मिले हैं। रामपुर व निगाली सागर रूमीदेई आदि अभिलेखों से तराई क्षेत्र पर भी मौर्यों के नियंत्रण की सूचना मिलती है। मौर्यों का नियंत्रण बंगाल पर भी रहा था। बौद्ध ग्रंथ से हमें यह सूचना प्राप्त होती है कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को छोड़ने जो श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे थे, ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक गया था। फिर बंगाल में बोगरा जिले के महास्थान नामक स्थल से चंद्रगुप्त मौर्य के काल का एक अभिलेख प्राप्त होता है। फिर जैसा कि हमें सूचना मिलती है कि उत्तर पश्चिम में मौर्यों की सीमा हिंदूकुश क्षेत्र तक पहुंच गई। यूनानी विद्वान सिंधु नदी के पास चंद्रगुप्त मौर्य एवं सीरियाई शासक सेल्यूकस के बीच एक युद्ध की चर्चा करते हैं। इस युद्ध में संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को एरियाना का क्षेत्र मिला। इस क्षेत्र में काबुल, कंधार, हेरात एवं बलूचिस्तान के क्षेत्र शामिल थे। अशोक के अभिलेख से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अशोक का एक शिलालेख या फिर अभिलेख काबुल के पास लंपाक से भी मिला है। इसके अतिरिक्त गंधार से यूनानी एवं अरेमाइक भाषा में एक द्विभाषीय अभिलेख मिला है। फिर अशोक के 13वें शिलालेख में उत्तर पश्चिम में उसके 5 पड़ोसियों की चर्चा मिलती है, यथा इसमें सीरिया के शासक एंटियोकोसस और सेकंड, और फिर मिस्र के टोलेमी सेकंड, और फिर एरिपस का अलेक्जेंडर, सीरिन का मगस तथा मकदूनिया के गोनाटस का जिक्र मिलता है। इस प्रकार मौर्यों की सीमा पश्चिम में सीरिया तक पहुंच गई। आगे की फिर दक्षिण में गोदावरी नदी से ब्रह्मगिरी तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस शासक के अंतर्गत हुआ, यह विवाद का विषय है, क्योंकि एक दृष्टिकोण के अनुसार यह चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत हुआ तो एक दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार बिंदुसार के अंतर्गत। परंतु इस संदर्भ में कोई विवाद नहीं है कि दक्षिण में मौर्यों की सीमा ब्रह्मगिरी तक पहुंच गई थी। इस क्षेत्र में अशोक के कई शिलालेख या अभिलेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेख नहीं, अभिलेख बोलेंगे। यथा आंध्र क्षेत्र के येरागुड्डी में एक बृहद शिलालेख तथा एक लघु शिलालेख दोनों मिले हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक क्षेत्र में मास्की, गविमठ और जट्टिंग, रामेश्वर, पालकीगुंडा, निट्टूर, उदयगोलम, ब्रह्मगिरी आदि स्थलों से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। फिर अशोक के दूसरे वैध शिलालेख से भी दक्षिण के पड़ोसियों में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र की चर्चा मिली है। उड़ीसा में कलिंग भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत रहा था और इसे जीतने का श्रेय अशोक को दिया जाता है। कलिंग क्षेत्र में धौली तथा जौगढ़ से प्राप्त अशोक के वैध शिलालेख से इस बात की पुष्टि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्यों के अंतर्गत एक वैध साम्राज्य की स्थापना हुई, जो उत्तर पश्चिम में हिंदूकुश से लेकर पूर्व में बंगाल तथा दक्षिण में ब्रह्मगिरी तक विस्तृत था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार देखें। मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बड़ा प्रयोग था। गंगा घाटी को केंद्र बनाकर एक बड़े क्षेत्र में फैल गया था। इस साम्राज्य ने जम्बूद्वीप की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। वस्तुतः पश्चिम एशिया में मध्य एशिया में मौर्यों के कुछ ऐसे भूभाग पर कब्जा किया जिन पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश भी ललायित रहे थे, किंतु सफल नहीं हो पाए। मौर्य अधीन साम्राज्यवादी विस्तार देखे तो इसमें
फर्स्ट पॉइंट है उत्तर पश्चिम में व्यास नदी तक सिंधु के भूभाग पर नियंत्रण। विशाखा दत्त के ग्रंथ मुद्राक्षस से यह सूचना मिलती है कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की अनुपस्थिति में उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए इस भूभाग पर कब्जा कर लिया। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा से प्राप्त वैध शिलालेख से इस बात की पुष्टि भी होती है। सेकंड पॉइंट है कि लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद शासक धनानंद का तख्त पलटकर नंद साम्राज्य के भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसके परिणामस्वरूप मौर्यों का कब्जा व्यास नदी से पूर्व की और दक्षिण में गोदावरी नदी तथा पूर्व में बंगाल तक के भूभाग तक हो गया। इसके निम्नलिखित प्रमाण है। ए प्रमाण है राजस्थान से प्राप्त बेराड़ तथा बब्रू लघु शिलालेख। बी पॉइंट है गुजरात में गिरनार से प्राप्त वैध शिलालेख। सी पॉइंट है महाराष्ट्र यानी सोपारा से प्राप्त वैध शिलालेख तथा बौद्ध ग्रंथ से बडोच बंदरगाह पर भी नियंत्रण की सूचना। डी पॉइंट है मध्य भारत यानी रूपनाथ सांची से प्राप्त लघु शिलालेख। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ में अशोक को उज्जैन करमौली कहा गया है। ई पॉइंट है ऊपरी दोआब का क्षेत्र। कल्पी से प्राप्त वैध शिलालेख एवं दिल्ली टोपरा एवं दिल्ली मेरठ से प्राप्त स्तंभ शिलालेख। एफ पॉइंट है मध्य दोआब क्षेत्र तथा नेपाल की तराई क्षेत्र प्रयाग, लोरिया, अरेराज, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा आदि स्थलों से प्राप्त स्तंभ अभिलेख। डी पॉइंट है बंगाल। महास्थान से प्राप्त चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख तथा बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका जा रहे थे। उनकी जो श्रीलंका जा रहे थे उनकी जिनकी विदाई के लिए जहाँ तक आया था। नेक्स्ट है हमारा एच पॉइंट यानी सिंधु नदी से हिंदुकुश के बीच के भूभाग पर नियंत्रण। माना जाता है कि सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस के साथ जो सीरिया का शासक था तथा जो मौर्यों का पश्चिम पड़ोसी था चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ तथा इस युद्ध के पश्चात उसे एरियाना का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसमें एरिया ब्रेट में हेरात, आर्केशिया ब्रेट में कंधार, पेरीपेमी सदई ब्रेट में काबुल तथा जंद्रोशिया ब्रेट में बलूचिस्तान शामिल थे। काबुल और कंधार से प्राप्त लघु शिलालेख से उन क्षेत्रों पर मौर्यों के नियंत्रण की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त 14 में वैध शिलालेख के दूसरे आदेश से हमें मौर्य की पश्चिमी पड़ोसियों के विषय में सूचना मिलती है। थर्ड पॉइंट है गोदावरी नदी से ब्रह्मगिरी तक के भूभाग तक विस्तार। इस विषय में विवाद है कि गोदावरी नदी से दक्षिण विस्तार का कार्य किसके अधीन पूरा हुआ, चंद्रगुप्त के अधीन या उसके उत्तराधिकारी के अधीन। किंतु इसमें कोई विवाद नहीं है कि अशोक के काल तक इस भूभाग पर मौर्यों का कब्जा था। उदाहरण के लिए कर्नाटक में सन्नाती तथा आंध्र प्रदेश में एरगुड्डी से प्राप्त वैध शिलालेख, उसी प्रकार मास की ब्रह्मगिरी आदि क्षेत्र से प्राप्त लघु शिलालेख से इस पर मौर्यों के नियंत्रण की पुष्टि होती है। आगे मौर्य साम्राज्य की प्रकृति। मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम व्यापक तथा भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम साम्राज्य था। चूंकि इस साम्राज्य की जानकारी के लिए तटस्थम स्रोतों की कमी है, अतः मौर्य साम्राज्य की प्रकृति एवं स्वरूप के निर्धारण में कई प्रकार के विरोधाभास उभर कर आते हैं। इसी क्रम में अगर हम मौर्य साम्राज्य की या फिर राज्य की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं तो इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर आते हैं। फर्स्ट मुद्दा है हमारा केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत राज्य है तथा दूसरे पुलिस राज्य बनाम लोक कल्याणकारी राज्य है। सबसे पहले हम प्रथम मुद्दे पर विचार करेंगे अर्थात केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत राज्य। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य राज्य का स्वरूप निर्धारण इतिहास लेखन की एक प्रमुख समस्या रही थी। एक मत के अनुसार मौर्य राज्य के केंद्रीकृत राज्य था। रोमिला थापर ने आरंभ में इस पहलू पर अत्यधिक बल दिया। केंद्रीयकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए। प्रशासन के शीर्ष पर राजा था। मौर्य शासकों ने देवानिपियम की उपाधि धारण की या फिर ग्रहण की। यह तथ्य दर्शाता है कि उन्होंने मध्यस्थों की भूमिका को सीमित करना चाहा। दूसरे इस काल में राजकीय शक्ति का आधार न केवल धर्मशास्त्र वर्ण अर्थशास्त्र भी रहा। अर्थशास्त्र राजा के हाथों में अधिक विवेकाधीन शक्तियां देता है। इसके अतिरिक्त मौर्य शासकों का राजत्व अशोक के धौली अभिलेख में अभिव्यक्त हुआ है। अशोक जो है घोषित करता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। यह तथ्य दर्शाता है कि इस काल में सामान्य जनता के जीवन में राज के हस्तक्षेप बढ़ गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ तथा 27 अध्यक्षों का जिक्र मिलता है।
इसका अर्थ है कि मौर्य साम्राज्य एक व्यापक नौकरशाही पर आधारित था तथा इस काल में राज्य के दायित्व काफ़ी बढ़ गए थे। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में होता था और इस काल में 4 प्रांतों की सूचना मिलती है। इनकी राजधानी क्रम में तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी एवं तोशाली थी। प्रांतपति कुमार अथवा आर्यपुत्र कहे जाते थे। उनके कार्यों में सहायता एवं मंत्रणा के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, परंतु इस मंत्रिपरिषद को अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त थी। उदाहरण के लिए दिव्यादान के अनुसार वह कुछ महत्वपूर्ण बातों की सूचना कुमार को दिए बिना सीधे राजा तक प्रेषित कर सकता था। जैसे कि किसी भी वर्तमान में मान सकते हैं भी किसी भी राज्य का राज्यपाल है ना, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री से पूछे बिना सीधे जो अपनी सूचना है वो किसको या फिर विधेयक को किसके विचाराधीन रख सकता है, राष्ट्रपति के विचाराधीन रख सकता है। ये वाला थोड़ा सिस्टम तब भी था। ठीक है, तो वही राजनीति है, बस थोड़ा सा रूप परिवर्तित है, तो इसको वर्तमान से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। प्रेषित कर सकता था। उसी प्रकार जिलाधिकारी के रूप में हमें युक्त राज्यों एवं प्रादेशिक नामक अधिकारियों की सूचना प्राप्त होती है। इन अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। प्रवर्ती काल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जिला से नीचे प्रशासन की एक इकाई के रूप में गांवों का एक समूह स्थापित था। इस पर गोप एवं स्थानिका नामक एक इकाई के रूप में गांवों का एक समूह स्थापित है। इस पर गोप एवं स्थानिका नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। गोप नामक अधिकारी जनगणना से भी संबंध था। उक्त तथ्य भी केंद्रीकरण की ओर ही संकेत करता है, क्योंकि राज्य जनगणना के माध्यम से करदाताओं की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त मौर्य काल में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी राज्य की भागीदारी हुई। अशोक की दमन नीति भी प्रकारांतर से केंद्रीयकरण की ओर ही झुकाव को दर्शाती है। इस तरह इस मत के अनुसार मौर्य राज्य एक केंद्रीकृत राज्य था, परंतु हाल के कुछ दशकों में इस विचार को गहरी चुनौती मिली। सर्वप्रथम 1980 के दशक में आरंभ में जेराल्ड फुसमैन ने इस विचार को चुनौती दी। उनका मानना है कि मौर्य राज्य पर काम करने वाले विद्वानों ने अपने अध्ययन में कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं बौद्ध ग्रंथों को अत्यधिक महत्व दिया है, जबकि समकालीन स्रोत के रूप में मेगास्थनीज की इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों का विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरे उनका मानना है कि केंद्रीकरण के मार्ग में बड़ी बाधा थी। उन्नत यातायात एवं संचार व्यवस्था का अभाव था और अंत में उन्होंने यह घोषित किया कि भारत में जितने भी साम्राज्य हुए उनका स्वरूप अगर हम उनमें ब्रिटिश साम्राज्य अथवा वर्तमान भारतीय गणतंत्र की भी गणना कर लेते हैं तो जहाँ तो शांति रहा, नहीं तो संघात्मक। ठीक है, जहाँ तो शांति रहा नहीं तो संघात्मक। फिर रोमिला थापर ने भी मौर्य साम्राज्य के स्वरूप के संबंध में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया। 1984 में सेंटर फॉर सोशल साइंसेस कलकत्ता में दिए गए अपने व्याख्यान में उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभेदकारी राजनीतिक नियंत्रण की बात थी। 1987 में उनका यही व्याख्यान मौर्य रिविजिट नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को मेट्रोपॉलिटन राज्य, मुख्य क्षेत्र एवं दूरवर्ती क्षेत्र में विभाजित किया। उनके विचार में मेट्रोपॉलिटन राज्य का मुख्य क्षेत्र एवं दूरवर्ती क्षेत्र से अलग अलग संबंध रहे होंगे। दूरवर्ती क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र शामिल थे। प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र शामिल थे। अशोक के अभिलेख में हाथी पालने वाले का जिक्र मिलता है। इनका अर्थ है कि दूरवर्ती क्षेत्र में मौर्य शासक क्षेत्रीय सरदारों के माध्यम से नियंत्रण रखता था। आगे 1995 में बोनगार्ड लेविन महोदय ने भी केंद्रीकरण की अवधारणा को चुनौती दी। उनके विचार में ऊपर के स्तर पर परिषद एवं सभा जैसी संस्थाएं तथा निचले स्तर पर गण संघ तथा कुलीन वर्ग राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाते होंगे। इस प्रकार संशोधनकारी इतिहास लेखन ने पूर्व केंद्रीकरण की अवधारणा को अस्वीकृत कर दिया। अतः हम
अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि यद्यपि राज्य का झुकाव केंद्रीकरण की ओर रहा तथा ऊपर के स्तर पर इसे बहुत हद तक बनाए रखा गया, परंतु निचले स्तर पर कुछ व्यवहारिक दबाव के कारण क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान की गई तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट स्थिति के अनुकूल प्रशासनिक संरचना का गठन किया गया होगा। नेक्स्ट है कि विचार का एक दूसरा मुद्दा है कि क्या मौर्य साम्राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य का उदाहरण है अथवा यह महज कानून व्यवस्था की स्थापना तक ही सीमित था। वस्तुतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेखों में एक लोक कल्याणकारी राज्य की झलक मिलती है, यद्यपि दोनों के दृष्टिकोण एवं उद्देश्य में अंतर है। अशोक ने प्रशासन के संदर्भ में एक नवीन अवधारणा रखी तथा राज्य एवं प्रशासन को अधिकतम रूप में जनहित से जोड़ने की कोशिश की। प्रथम उसने राजतत्व की एक अभिनव परिकल्पना प्रस्तुत की, अर्थात उसने धौली अभिलेख में यह घोषित किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आधार, जो आधुनिक राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण बन गई है, अशोक की इस घोषणा से ही निर्मित हो गया था। दूसरे, अशोक ने लोक कल्याणकारी उद्देश्य को पूरा करना अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य घोषित किया। उदाहरण के लिए अपने दूसरे बड़े शिलालेख में अशोक ने यह घोषित किया कि उसने लोक कल्याणकारी कार्यों का क्रियान्वयन न केवल अपनी भूमि पर वरन अपने पड़ोसियों की भूमि पर भी किया। तीसरे, अशोक ने अपने प्रशासन की चुस्ती पर विशेष बल दिया ताकि उसकी प्रजा को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। अतः अपने छठे शिलालेख में अशोक यह निर्देश देता है कि अधिकारी तब भी उसे मिल सकते हैं जब वह अपने व्यक्तिगत शय कक्ष में हो। उसी प्रकार अशोक ने प्रशासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की तथा धर्म एवं नैतिकता के माध्यम से राज्य एवं जनता के बीच की दूरी कम कर करने की कोशिश की। धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों की चर्चा उसके 5वें शिलालेख में मिलता है। ओके, आगे यह भी सूचना मिलती है कि यद्यपि अशोक ने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया, परंतु मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिनों की मोहलत दी जाती थी। अतः अंत में अशोक ने व्यापक क्षेत्र में फैली हुई ग्रामीण जनता को न्याय दिलाने के लिए अपने शासन के 27वें वर्ष में रज्जुक नामक अधिकारी को न्यायिक अधिकार भी सौंप दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक ने उस काल में भी कुछ ऐसे मानदंड स्थापित किए जो आधुनिक काल में भी अनुकरणीय हो सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अशोक ने जो मृत्यु प्राप्त जो व्यक्ति था या फिर जिसको मृत्युदंड दिया गया था उसको 3 दिन की मोहलत दी थी। तो इसी प्रकार में जो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनको कुछ राइट हैं कि वो विवेकाधीन राइट है कि वो लघुकरण कर सकते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल में हम इसको देख सकते हैं कि वो जो कोई भी सज़ा होती है उसका लघुकरण कर सकते हैं, उसके कुछ समय के लिए उसका विराम कर सकते हैं। तो ये अधिकार तब भी थे, उसी का परिवर्तित रूप है ये जो आज में पॉलिटिकल है, उसी का परिवर्तित रूप है। इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं और एक बेहतर समझ बनेगी कंपेयर करने से। आगे कि मौर्य प्रशासन इतिहास लेखन संबंधी विवाद है। मौर्य प्रशासन के स्वरूप निर्धारण में एक विवाद उभर कर आया है। सर्वप्रथम रोमिला थापर ने 1959 में लिखित अपनी पुस्तक अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन में मौर्य राज्य को अति केंद्रीकृत राज्य का दर्जा दिया था। अतः इस अति केंद्रीकरण को मौर्य साम्राज्य के पतन से भी जोड़ने का प्रयास किया था। इस प्रकार मौर्य काल को प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा काल माना गया जो प्रशासनिक केंद्रीकरण की चरम स्थिति में पहुंच चुका था। फिर RS शर्मा एवं कुछ अन्य विद्वानों ने भी केंद्रीकरण की अवधारणा को ही पुष्ट किया था। रोमिला थापर के साथ साथ एम बरुआ ने भी मौर्य प्रशासन के अति केंद्रीकरण स्वरूप पर विशेष बल दिया था। किंतु इस मत को एक यूरोपीय विद्वान जेराल्ड फुसमैन ने 1981 में चुनौती दी। उनके विचार में भारत जैसे महाद्वीपीय आकार वाले देश में एक रूप प्रशासनिक ढांचे का गठन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। उनके विचार में भारत में जो भी साम्राज्य स्थापित हुए वे अपने स्वरूप में सामंती हुए अथवा संघात्मक हुए। आगे 1984 में रोमिला थापर ने फुसमैन के विचार को गंभीरता से लेते हुए मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकरण पर पुनर्विचार किया। तत्पश्चात 1987 में मौर्य रिविजिटेंड
के नाम से अपने एक निबंध का प्रकाशन किया तथा इसमें उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मौर्यों के अधीन प्रशासनिक एकरूपता नहीं थी, अपितु केंद्रीय सरकार का अलग अलग क्षेत्रों पर विभेदकारी नियंत्रण था। उन्होंने मौर्य प्रशासन को 3 भागों में बांटा। मगध एवं आसपास के क्षेत्र को उन्होंने नाभिकीय क्षेत्र कहा। यह क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और फिर वह एक वृहद साम्राज्य का केंद्रीय क्षेत्र बन गया। दूसरे भाग को उन्होंने मौर्य मुख्य क्षेत्र यानी केंद्रीय कोर एरिया कुछ मुख्य क्षेत्र का नाम दिया। यह वह क्षेत्र था जहाँ पहले राज्य निर्माण हो चुका था। फिर आगे जय मौर्य के नियंत्रण में आ गया। इस क्षेत्र पर भी मौर्यों का नियंत्रण था, किंतु नाभिकीय क्षेत्र से कम। तीसरे क्षेत्र को उन्होंने दूरवर्ती क्षेत्र का नाम दिया। प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र इससे संबंधित था। इस क्षेत्र पर सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, अर्थात क्षेत्रीय कुलीनों के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा इस पर अपना नियंत्रण रखती थी। आगे 1995 में बोगार्ड लेवी ने भी केंद्रीकरण की अवधारणा को चुनौती दी। इसलिए दोनों विचारों को देखते हुए वर्तमान में यह धारणा उचित प्रतीत होती है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस केंद्रीकरण की बात की गई है वह केंद्रीकरण गंगा घाटी की सच्चाई को व्यक्त करता है। अर्थशास्त्र भी गंगा घाटी पर ही केंद्रीकृत है। इसलिए ब्रह्म क्षेत्र पर हम इस प्रकार के प्रशासनिक केंद्रीकरण की परिकल्पना नहीं कर सकते, और विशेषकर तब जब विकसित यातायात में संचार व्यवस्था का अभाव हो तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आगे मौर्य प्रशासन कैसा था? मौर्य प्रशासन का अध्ययन भारतीय इतिहास में दिलचस्पी का विषय रहा है। मौर्य प्रशासन का अध्ययन एक क्रमिक विकास के रूप में किया जा सकता है, अर्थात इसकी स्थिति वैदिक कबाली संरचना और सामंतवादी युग के मध्य की है। मौर्य प्रशासन के अध्ययन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फर्स्ट है, यह एक केंद्रीकृत प्रशासन था जिसकी पहुंच नागरिक जीवन के सभी क्षेत्रों में थी एवं इसकी चिंता बाजार व्यवस्था के नियंत्रण से लेकर नागरिक जीवन में नैतिक मूल्यों की सुरक्षा तक थी। यह एक नौकरशाही पर आधारित प्रशासन था जिसके सबल एवं निर्बल दोनों पक्ष थे। वस्तुतः मौर्य प्रशासन कोई नवीन प्रशासन नहीं था, वरना नंद शासकों की पद्धति का ही विकसित एवं परिष्कृत रूप था। इसका मतलब है कि केंद्रीकरण की प्रक्रिया नंद शासकों के समय ही प्रारंभ हो गई थी। जैसा कि हाल में एक दृष्टिकोण उभर कर आया है कि जय केंद्रीकरण मुख्य क्षेत्र तक ही सीमित था, जबकि दूरवर्ती क्षेत्रों पर या फिर से इसने अलग प्रकार के संबंध कायम किए थे। मौर्य प्रशासन की केंद्रीय व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेखों तथा मेगास्थनीज के विवरण से मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। प्रशासन का सर्वोच्च कौन था? राजा था। अर्थशास्त्र द्वारा प्रतिपादित राज्य की सप्तांग विचारधारा में भी राजा को श्रेष्ठ माना गया है। राजा में ही सभी अधिकारों में शक्तियां निहित होती थी। यद्यपि राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं था, तथापि वह ईश्वर का प्रिय पात्र समझा जाता था। जैसे कि अशोक ने देवनापिय की उपाधि धारण की थी। राजा के निम्नलिखित कार्य होते थे, जैसे वह कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का प्रधान अधिकारी होता था। राजकोष पर उसका नियंत्रण होता था। मंत्रियों अमात्यों एवं अन्य जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति उनके द्वारा किया जाता था। कानून बनाना, दोषियों को दंड देना तथा जनता का कल्याण करना आदि उनके प्रमुख कर्तव्य थे। अर्थशास्त्र में राजा की अर्हताओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जहाँ बताया गया है कि राजा उच्च कुल का विशेषकर क्षत्रिय हो, जो योग्य, वीर, साहसी, दूरदर्शी तथा उच्च सैनिक शिक्षा प्राप्त हो। वह धर्मनिरपेक्ष हो, सत्यवादी हो, व्यक्तिगत चरित्र से ऊपर उठकर राज शासन चलाने वाला हो। उसे विभिन्न विभागों की तथा विभिन्न लिपियों की जानकारी होनी चाहिए। वह जनता के लिए सर्वसुलभ हो तथा मंत्रियों के परामर्श पर ध्यान देने वाला हो। उपरोक्त विवरण का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इस समय राजा की शक्ति एवं अधिकार काफ़ी बढ़ गए थे। अब राजा केवल दूरस्थ संरक्षक ही नहीं वरन जनता का निकटस्थ संरक्षक बन गया। राजशक्ति निरंकुश पितृसत्तावाद पर आधारित थी।
अशोक ने स्पष्ट रूप से अपने धौली शिलालेख में घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अर्थशास्त्र में राजा की विवेकशीलता पर बल दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि राजा न केवल पुराने कानून का पालन करवा सकता था, बल्कि प्रशासनिक आवश्यकताओं से प्रेरित होकर नए कानून का निर्माण भी कर सकता था। अगर यह कानून नीति ग्रंथों से भिन्न हो तो उस स्थिति में भी राजा के कानून को ही मान्यता मिलनी थी। अर्थशास्त्र ने राजा के लिए सर्वसुलभ होने की बात इसलिए की है कि ऐसा नहीं होने पर गड़बड़ी तथा असंतोष को आश्रय मिलेगा तथा राज्य में विद्रोह फैलेंगे। लगता है मौर्य साम्राज्य द्वारा इस तथ्य पर खास ध्यान दिया जाता था, क्योंकि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है कि वह दिन में नहीं सोता था, अपितु निर्णय देने जहाँ फिर अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए पूरे दिन राज्यसभा में बैठा रहता था। इसी प्रकार अशोक के अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह उसे हर समय सूचना प्रेषित करें, चाहे वह विश्राम का हो अथवा अंतपुर का हो अथवा उद्यान में हो, हर समय। आगे मंत्रिपरिषद। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी और यह एक परामर्शदात्री निकाय के समान थी, जिसकी शक्ति मंत्रियों एवं राजा के परस्पर स्थिति पर निर्भर करती थी। अर्थशास्त्र में मंत्रिमंडल के गठन एवं कार्य पर प्रकाश पड़ता है, जहाँ बताया गया है कि अगर मान लिया जाए कि राज्य को चलाने के लिए 2 पहिए की आवश्यकता होती है, तो उनमें एक पहिया होगा राज्य तथा दूसरा मंत्रिमंडल। मौर्य मंत्रिपरिषद की कई श्रेणियां होती थी, जिनमें सबसे प्रमुख मंत्रियों की संख्या 3 या 4, जैसे कि वर्तमान में कैबिनेट या फिर शैडो कैबिनेट है ना, मतलब जो शैडो परिषद होता है या फिर कैबिनेट जो होता है वर्तमान में है ना पॉलिटिकल में, तो ये वाली चीज़ तब भी थी ना, उसका परिवर्तित रूप अब वर्तमान में भी है, जिसे हम छाया मंत्रिपरिषद भी बोलते हैं या फिर छोटे वाली मंत्रिपरिषद भी बोलते हैं। पॉलिटिकल में एम लक्ष्मीकांत में आप करोगे इसको रीड, ठीक है। अर्थशास्त्र से मंत्रिमंडल के गठन एवं कार्य पर प्रकाश पड़ता है, जहां बताया गया है कि अगर मान लिया जाए कि राज्य को चलाने के लिए 2 पहिए की आवश्यकता होती है, तो उसमें एक पहिया होगा राज्य तथा दूसरा होगा मंत्रिमंडल। मौर्य मंत्रिपरिषद की कई श्रेणियां होती थी, जिनमें सबसे प्रमुख मंत्रियों की संख्या 3 या 4 तक होती थी और इनकी नियुक्ति आमत्य वर्गों से योग्यता परीक्षण बैठ में उपदा परीक्षण के आधार पर होता था। अर्थशास्त्र में मंत्रियों की योग्यता के बारे में बताया गया है कि उनका उच्च कुल में जन्म हुआ हो, लोभ रहित हो, है ना, किसी भी तरह के, जैसे कि वर्तमान में जब हम जैसे कि राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति जब सभापति उपसभापति किसी के लिए भी हम जब हरदाओं की बात करते हैं पॉलिटिकल में, तो उनके लिए बोलते हैं कि वह किसी भी तरह के लाभ के पद पर ना हो। तो ये वाली बात तब भी थी, परिवर्तित रूप है आज भी। वर्तमान में मंत्रियों की योग्यता के बारे में बताया गया है कि उसका उच्च कुल में जन्म हुआ हो, लोभ रहित तथा चित्रवाण तथा बिना दबाव में काम करने वाला हो। इसका मुख्य कार्य होता था राज्य की परियोजनाओं का क्रियान्वयन, परियोजनाओं के लिए श्रम, धन एवं क्षेत्र का निर्धारण तथा प्राकृतिक विपदाओं से निपटने की योजना बनाना। इसका वेतन सर्वाधिक होता था और इसको वेतन के रूप में 48,000 पन्न मिलता था। 48,000 पन्न मिलता था। आगे अंतरंग मंत्रिमंडल के अलावा विस्तृत मंत्रिमंडल की भी व्यवस्था थी और जो अधिकारी मंत्रियों से निम्न स्तर पर स्थित होते थे। इसका वेतन 12,000 पन्न तक निश्चित होता था। इनकी निश्चित संख्या नहीं होती थी। अर्थशास्त्र में भी आवश्यकता अनुसार मंत्रियों के रखने की व्यवस्था की गई है। अनुमान किया जाता है कि राजा के कार्यों को देखते हुए इनकी संख्या ज़्यादा रही होगी। अब इसका भी कार्य राजा को सलाह देना होता था, परंतु यह मुख्यतः मंत्रिमंडल के निर्णय को क्रियान्वित करने के कार्य से जुड़ा था। अतः यह मंत्रिपरिषद कुछ हद तक वर्तमान केंद्रीय सचिवालय के समान थी। उपरोक्त सूचना का अगर विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री निकाय थी। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ मंत्री दूसरे महत्वपूर्ण कार्य भी करते थे, जैसे अशोक के सिंहासनारोहण में राधागुप्त नामक मंत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनका केंद्रीय प्रशासन देखते हैं कैसा था।
तो अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख हुआ है। मौर्य प्रशासन में सबसे ऊंचे स्तर पर पदाधिकारी तीर्थ महामात्र अथवा अमात्य होता था। अर्थशास्त्र में प्रमुख तीर्थ के रूप में मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, निदाता, दुर्गपाल, अंतपाल तथा व्यवहारिक आदि की चर्चा मिलती है। संनिदाता राज्य का कोषाध्यक्ष होने के साथ खजाने का प्रभारी भी होता था। राजा जो एक दूसरे महत्वपूर्ण पदाधिकारी समाहर्ता के साथ मिलकर कार्य करता था। समाहर्ता के दो महत्वपूर्ण कर्तव्य थे। एक तरफ वह भू राजस्व की वसूली से जुड़ा था तो दूसरी तरफ वह लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आय व्यय के ब्यौरे की भी चर्चा करता था। लेखपाल भी एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होता था जिसके कार्यों में सहायता करने के लिए कार्मिक समूह होता था। उपरोक्त 18 तीर्थों के अलावा 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है, जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, विदिताध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष इत्यादि। इसका कार्य राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सहायता के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन का विनिमय भी था। इनकी सहायता के लिए उपाध्यक्ष तथा अन्य निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। कुल मिलाकर मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के आकार का था, जिसके सबसे ऊपर मंत्री स्थापित होता था और उसका वेतन पद तथा योग्यता के अनुरूप 48,000 पन से लेकर 10 से 20 पन तक हो सकता था। प्रांतीय प्रशासन देखें का तो संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रांतों की निश्चित संख्या के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, परंतु अशोक के काल में 4 प्रांत तथा उसकी राजधानी के बारे में सूचना मिलती है। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी भाग की राजधानी उज्जैन, पूर्वी भाग का तोसली और दक्षिण भाग का स्वर्णगिरी था। ये चारों महत्वपूर्ण एवं बड़े प्रांत थे। प्रांतों का प्रशासन राजकुल से संबंधित होता था और अशोक के फरमानों से उन्हें कुमार अथवा आर्यपुत्र कहा गया है। प्रांतीय प्रशासन में हमें केंद्रीकरण के तत्व दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रांतीय मंत्रिपरिषदों को यह स्वतंत्रता थी कि वह प्रांतीय प्रशासन को सूचित किए बगैर राजा को सीधा महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित कर सके। यद्यपि प्रांतों में ऐसे क्षेत्र भी थे जिनका प्रशासन कुछ ऐसे गवर्नर चलाते थे जिनका चयन स्थानीय आबादी से किया जाता था। क्षेत्रीय स्तर पर भी मौर्य प्रशासन में कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई थी, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासन के रूप में संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। उदाहरण के लिए हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि काठियावाड़ का प्रशासन जोनराज तुषासप था। जिला प्रशासन देखें तो प्रांतों का विभाजन विभिन्न जिलों में किया गया था। जिला प्रशासन से जुड़े पदाधिकारी थे प्रादेशिक तथा रज्जुक। प्रादेशिक नामक अधिकारी कानून एवं व्यवस्था की सुरक्षा तथा भू राजस्व वसूली से संबंधित होता था तथा समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। रज्जुक नामक अधिकारी विशेष रूप से न्यायिक कार्यों से जुड़ा था। अशोक के अभिलेखों में इस अधिकारी की चर्चा मिलती है। जिला तथा ग्राम प्रशासन के बीच एक प्रशासनिक इकाई थी जो संभवतः 5 या 10 गांवों का समूह होता था। इसका महत्वपूर्ण अधिकारी गोप होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामीण होता था। वह ग्रामीण वृद्धजनों में से निर्वाचित होता था। वह वेतन भोगी कर्मचारी नहीं होता था। ठीक है। अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख है। इसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे जो ग्राम शासन में ग्रामीण की मदद करते थे। छोटे गांव में मुखिया ही एकमात्र अधिकारी होता था, किंतु बड़े गांव में मुखिया की सहायता के लिए लेखपाल एवं लिपिकों की नियुक्ति की जाती थी। नियुक्ति की जाती थी, न कि निर्वाचन होता था। ठीक है। और अधिकारियों का वेतन या तो भू राजस्व से या फिर भूमि प्रदान करके पूरा किया जाता था। आगे नगर प्रशासन। मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन का प्रधान नगरम नामक अधिकारी होता था। नगर प्रशासन की जानकारी के स्रोत के रूप में मेगास्थनीज के विवरण अर्थशास्त्र में अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेख में नगर व्यवहारिक की चर्चा की गई है और इस नगरक नामक अधिकारी की सहायता एवं मंत्रणा के लिए समाहर्ता एवं प्रादेशिक नामक अधिकारी भी होता था। मेगास्थनीज के इंडिका में विस्तार से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की चर्चा की गई है। इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए 6 समितियां होती थी।
इनके कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित थे: औद्योगिक कला, विदेशियों की देखभाल, जन्म मरण का पंजीकरण, वाणिज्य व्यापार की देखभाल तथा बिक्री कर संग्रह। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नगर प्रशासन के कार्यों का उल्लेख है। जल समिति की चर्चा तो नहीं है, परंतु नगराध्यक्ष के कार्यों के बारे में बताया गया है कि आग से नगर की सुरक्षा, दुर्भिक्ष के समय सरकारी गोदाम से अनाज वितरण, महामारी रोकने, व्यवस्था का अनुपालन करवाने, रात्रि विचरण पर रोक आदि कार्य इसके लिए महत्वपूर्ण थे। आगे हम देखते हैं सैन्य प्रशासन। इनका सैन्य प्रशासन कैसा था? तो मौर्य साम्राज्य के तहत एक स्थायी तथा विशाल सेना थी। इसकी सूचना तत्कालिक साहित्यिक स्रोतों में उपलब्ध होती है। प्रशासन की तरफ से सेना के देखभाल का उचित प्रबंधन किया गया था। मेघल सतनीज ने उल्लेख किया है कि सेना की देखरेख के लिए अलग विभाग था, जिसमें 30 सदस्य होते थे। 30 सदस्य 6 समितियों में विभक्त थे और जो निम्नलिखित विभाग देखते थे: नौसेना, सेना, यातायात, रसद तथा युद्ध सामग्री पहुंचाने वाली टुकड़ी, अश्वारोही यानी रथ, घोड़े वाली जो सेना होती थी, हाथी में पैदल सेना, ठीक है, इन सभी को दे देती थी। अर्थशास्त्र में सैनिकों की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रथम पुश्तैनी सेना, सेकंड किराए की सेना, थर्ड है नगर पालिकाओं से संबंधित सेना। कौटिल्य किसी समिति की चर्चा तो नहीं करता है, परंतु सेना को चतुर्गिनी बताता है। जहाँ तक सेना की संख्या की बात है, उसके लिए विदेशी यात्रियों के विवरणों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए प्लिनी हमें बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे, जबकि जस्टिन उल्लेख करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 6 लाख सेना की मदद से समूचे भारत को रोक दिया। आगे हमारा गुप्तचर प्रशासन क्या कैसा था? तो मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन था और साम्राज्य की एक विशेष चिंता जनता की प्रतिक्रिया को जानने की थी। उस युग में जन प्रतिक्रिया को जानने का कोई ऐसा माध्यम नहीं था जैसा कि वर्तमान में समय में है। ऐसी स्थिति में गुप्तचर व्यवस्था राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था की विशेष चर्चा की गई है। दूसरी तरफ मेघल सतनी द्वारा वर्णित छठी श्रेणी में वे अधिकारी आते थे जो विभिन्न मामलों का निरीक्षण एवं जांच करके उसकी रिपोर्ट राजा को एवं उच्च अधिकारी तथा स्थानीय नामक अधिकारी को प्रस्तुत करते थे। किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार इस छठी जाति की पहचान गुप्तचर से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह निरीक्षक होता था। मौर्य साम्राज्य में छात्राधिकारी, वेश्याएं, विधवा स्त्रियां सभी गुप्तचर के रूप में नियुक्त होती थी तथा महत्वपूर्ण बातों की सूचना सम्राट तक पहुंचाती थी। गुप्तचर व्यवस्था से साम्राज्य का एक दूसरा हित भी पूरा होता था और यह जनता के मध्य धर्म का प्रचार भी करता था। अशोक का एक आदर्श सामान्य नागरिक संहिता भी लागू करने का था। वर्तमान में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो पार्ट 4 है, उसका जो आर्टिकल है 44, उसमें भी ये वाली बात बोली गई है ना। तो ये बात तब भी थी ना, ईसा पूर्व भी थी, तो उसके परिवर्तित रूप हो गया ना, परिष्कृत परिशोधन रूप हो गया। उसके द्वारा दम्भ नीति के प्रतिपादन में यही चिंता व्यक्त हुई है कि किंतु लगता है कि उस उद्देश्य में उसे सफलता नहीं मिली। न्याय एवं दंड व्यवस्था देखें तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था, वहीं अपील का अंतिम स्थान भी होता था। वर्तमान में तो सुप्रीम कोर्ट है। सबसे नीचे ग्राम न्यायालय होता था, जो छोटे मोटे झगड़े का निपटारा एवं अपराधियों को दंडित करने का कार्य भी करता था। सम्राट के पश्चात केंद्रीय न्यायालय की व्यवस्था थी, जो अपने दीवानी मामले की सुनवाई के रूप में धर्मस्थीय तथा फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए कटकशोधन के नाम से जानी जाती थी। हाँ, तो ये इसको ध्यान रखना है ना, इम्पोर्टेंट है, शब्दावली आ गई ना। अन्य न्यायालय जनपद न्यायालय थी, जो विभिन्न नामों से जानी जाती थी, जैसे कि संग्रहण, द्रोणमुख अथवा स्थानीय। मौर्य साम्राज्य में दंड विधान की कठोर व्यवस्था थी। अपराधियों को दंड स्वरूप जुर्माना, अंगभंग अथवा मृत्युदंड तक दिया जा सकता था। अपराधियों से अपराध स्वीकार करवाने, उसे दंडित करने अथवा दोष मुक्त करने के विभिन्न
नियमों की चर्चा अर्थशास्त्र में मिलती है, जिस अपराध का कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ जल, अग्नि तथा विष द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। मेगास्थनीज जी के विवरण से पता चलता है। अब अब यदि किसी ने अपराध को एक्सेप्ट नहीं किया, मान लिए भी किसी ने अपराध किया ही नहीं और उसे सिर्फ संशय के है ना, संशय के अकॉर्डिंग उसको उठा लिया गया है, तो अब वर्तमान में तो ब्रांड चेकिंग वाला सिस्टम आ गया ना भी। कोई यदि कोई जघन्य कोई अपराध है ना, फिर कोई बड़ी देशव्यापी, जहाँ देश के लिए कोई बड़ी खतरे जैसी कोई बात है, तो उसमें जो ब्रांड चेकिंग और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन पहले क्या था कि मानना है तो मान, नहीं मानना तो फिर अग्नि परीक्षा करेंगे जहाँ पर जल में बिठा देंगे, जहाँ पर विष पिलाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मतलब कुल मिलाकर उसको मनवाने वाली बात थी, है ना। भी यदि जंगल से बिल्ली पकड़ कर बोलो कि बोल कि मैं सॉरी बंदर पकड़ कर बोलो कि मैं बिल्ली हूँ, तो उसे बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं बिल्ली हूँ ये वाला सिस्टम था तब। मेगास्थनीज आ गया कि मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि दंड की कठोरता के कारण प्राय अपराध नहीं होते थे। अब दंड इतना कठोर था भी, यदि संशय के आधार पर भी उठा लिया गया तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेंगे, बनवा लेंगे, नहीं किया तो भी मानना पड़ेगा, तो फिर अपराध की तो बहुत दूर वाली बात थी, है ना। आगे हमारा क्वेश्चन है कि क्या मौर्यों के अधीन राज्य के केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर देखते हैं कि मौर्यों के अधीन राज्य व्यवस्था उस अवस्था को दर्शाती है जब जनजातीय अर्थव्यवस्था किसी अर्थव्यवस्था में ढल रही थी तथा राज्य का आर्थिक आधार मजबूत हो रहा था। स्वाभाविक रूप में राज्य के दायित्व बढ़ रहे थे तथा उसी के अनुसार अधिकारियों की संख्या में भी क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। यह तथ्य बढ़ते हुए प्रशासनिक केंद्रीकरण की ओर संकेत करता है। फिर भी साम्राज्य के भौगोलिक आकार एवं उपलब्ध यातायात एवं संचार व्यवस्था की स्थिति प्रशासनिक केंद्रीकरण पर कुछ सीमाएं भी स्थापित करती हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें फर्स्ट पॉइंट है राज्य की स्थिति में अंतर उनके बढ़ते हुए शक्ति एवं प्रतिष्ठा को दर्शाता है। ए पॉइंट है देवनापिय की उपाधि राज्य और प्रजा के बीच मध्यस्थों की भूमिका को सीमित करती जान पड़ती है। बी पॉइंट है अब राज्य की शक्ति का आधार धर्मशास्त्र बेड में राज्य पुराने कानून लागू करने का अधिकार ही नहीं अपितु अर्थशास्त्र बेड में राज्य नए कानून बना सकता था। बी सी पॉइंट है अशोक ने अपने प्रथम अतिरिक्त अभिलेख में घोषित किया कि सारी प्रजा मेरी क्या है, सारी प्रजा मेरी संतान है। सेकंड पॉइंट है केंद्रीय नौकरशाही अधिकारियों की संख्या में व्यापक वृद्धि। उदाहरण के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 अतीत तथा 27 अध्यक्ष। थर्ड पॉइंट है कि प्रांतीय प्रशासन को जो है अधिकार प्राप्त था कि वह कुछ संवेदनशील बातों की सूचना प्रांतपति को न देकर सीधा केंद्र को प्रेषित कर सकता है। प्रेषित का मतलब होता है भेजना। फोर पॉइंट है जिला प्रशासन, तो जिला स्तर पर युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारी की नियुक्ति सीधे केंद्र के द्वारा की जाती थी। 5 पॉइंट है जिला के नीचे प्रशासनिक इकाई के रूप में गांव का समूह एक गोप नामक अधिकारी के अंतर्गत जय गोप नामक अधिकारी जनगणना से संबंधित होता। 6 पॉइंट है राज्य के द्वारा युक्त रज्जुक तथा प्रादेशिक नामक अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्रों के दौरों के लिए प्रोत्साहित किया जाना। 7 पॉइंट है एक सूक्ष्म गुप्तचर, जहाँ पर एक सक्षम गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से प्रशासनिक गतिविधियों की सूचना प्राप्त करना। और 8 पॉइंट है आर्थिक क्षेत्र में राज्य की बढ़ती हुई भागीदारी। हमारा 9 पॉइंट है कि दम नीति के माध्यम से राज्य के द्वारा सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया जाना। किंतु तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। ऊपर में वर्णित प्रशासनिक केंद्रीकरण की यह नीति संपूर्ण साम्राज्य की सच्चाई को व्यक्त नहीं करती अपितु महज गंगा घाटी की सच्चाई को व्यक्त करती है, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो प्रचुर रूप में प्रशासनिक केंद्रीकरण को व्यक्त करता है महज गंगा घाटी से ही संबंधित है। वस्तुत उपलब्ध यातायात एवं संचार व्यवस्था को देखते हुए हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि दूरवर्ती क्षेत्रों पर राज्य का ढीला एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मौर्य प्रशासन की विशिष्टता को उद्घाटित कीजिए। क्या इसका स्वरूप केंद्रीकृत था। तो इसका आंसर है कि मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्य का आरंभिक मॉडल प्रस्तुत करता है। इसमें जम्बूद्वीप की अवधारणा को वास्तविक अंजाम दिया, क्योंकि इसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में हो गया था। यही वजह है कि इस साम्राज्य का स्वरूप निर्धारण एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा बनकर उभरा।
इसका हम आंसर करते हैं, दोबारा रीड करते हैं इसका आंसर कि मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्य का आरंभिक मॉडल प्रस्तुत करता है। इसमें जम्बूद्वीप की अवधारणा को वास्तविक अंजाम दिया क्योंकि इसका प्रसार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में हो गया था। यही वजह है कि इस साम्राज्य का स्वरूप निर्धारण एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा बनकर उभरा। फिर इस बात पर चर्चा आरंभ हो गई कि मौर्य प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत था अथवा विकेंद्रीकृत। किंतु अगर हम इस विवाद से परे हटकर मौर्य प्रशासन के स्वरूप पर विचार करते हैं तो हमें इसमें निम्नलिखित विशेषताएं नजर आती हैं। प्रथम विशेषता तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस तरह हमारा ये अभी एक लेक्चर और आएगा और जो हमारा प्राचीन भारत जो हिस्ट्री ऑप्शनल का प्राचीन भारत पार्ट जो फर्स्ट है वो पूरा हो जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर और होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी भी कंप्लीट कर लेंगे। और इसका ऑडियो बुक इसमें इतना हेल्पफुल रहेगा कि आपको कोई भी चीज़ जैसे कि बार बार हम नहीं पढ़ पाते हैं, उसको बार बार समय से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऑडियो सुनने से जल्दी होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। इसलिए ये पूरी हिस्ट्री ऑप्शनल का ऑडियो बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।